हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए हमारा सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था वो 2011 से स्टार्ट किया था और 2011 से लेकर के हम 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको करवाएंगे। तो यहाँ से हम पेपर 2 के लिए साइंस के लिए स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद में हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो इस सीरीज़ को अटेंड करना ना भूलें, और अगर इस सीरीज़ को आप अटेंड कर लेते हैं तो पेपर पास करने के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपका पेपर पास तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। इसलिए आप थ्योरी वाली क्लास को भी अटेंड करते रहिएगा ताकि आपके बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएँ। लेकिन यदि आपका शेड्यूल बिजी है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लीजिए और वहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं सबको क्लियर कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि जो आपका पेपर है वो पास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो यहाँ पे हमारा इसका एक क्लास हो चुका था, अभी इसका दूसरा क्लास है। यानी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके 2011 के थ्योरी वाले क्वेश्चन आए हैं साइंस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी बचेगा पेडागॉजी वाला सेक्शन। पेडागॉजी वाला सेक्शन को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बस हमारा 2011 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम 2012 का स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे करते करते हम 2024 तक चलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इसका है, देखिए पेडागॉजी वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि नंबर 1 जो आपका ऑप्शन है, पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। बी ऑप्शन जो कह रहा है, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी जो कह रहा है, वो नए रोग फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है कि पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, विच्छेदन का जो मतलब होता है वो होता क्या है कि पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार, यानी पशुओं को मार डालना या पशुओं को मार के उनके अंगों को इस्तेमाल करना। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो जो पहला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, तो इससे कोई संबंध इसका नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कह रहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्या है, विद्यार्थियों को संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। पशु क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। आपको बताना है कि जो पानी के अंदर वायु का बुलबुला होता है वो किस तरह कार्य करता है। तो मान लीजिए कोई पानी है, ये देखिए पानी इसमें मान लीजिए भरा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, वायु का बुलबुला होगा। तो वायु का बुलबुला इसके अंदर किस तरह कार्य करेगा। मान लीजिए वायु का बुलबुला है, तो वायु का बुलबुला इसके अंदर किस तरह कार्य करेगा, ये आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो है उत्तल लेंस की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह, फिर अवतल दर्पण की तरह, और फिर कह रहा है कि अवतल लेंस की तरह। इनमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो यदि हम पानी के अंदर वायु के बुलबुले की बात करें तो पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह होता है, यानी अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। देखिए, अगर पानी के अंदर की बात कर रहा है तो वो आपका अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। अगर हम बात करें पानी के बाहर, तो पानी के जो बाहर होता है वो वायु का जो बुलबुला होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो अगर पूछता कि पानी के बाहर कैसा व्यवहार करता है, कैसा कार्य करता है, तो हम कहते हैं कि उत्तल लेंस की तरह। लेकिन पानी के अंदर पूछ रहा है तो क्या होगा, ये अवतल लेंस की तरह होगा। देखिए, जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है कि बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। तो बीच में क्या होता है, पतला, और किनारों पे क्या होता है, मोटा। इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस इस तरह से होता है। तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस, और ये क्या हो गया आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समानता चालनी नलिका कोशिका में और स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में मिलता है, यानी समानता इसमें क्या होती है।
तो ऑप्शन नंबर अगर एक की बात करें तो यह कह रहा है हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है। और ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है वो कह रहा है केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो आपको बताना है कि किसकी समानता पाई जाती है। तो देखिए, अगर हम चालनी नलिका कोशिका की बात करें तो ये पौधों के फ्लोएम में मिलता है, यानी जो फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या मिलता है, चालनी नलिका कोशिकाएं मिलती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि चालनी नलिका कोशिका में और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सी समानता पाई जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हरित लवक की, तो जो हरित लवक होता है वो क्या होता है कि आपके पौधों की कोशिकाओं में मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पौधों की कोशिकाओं में मिलता है। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति भी क्या होता है, पौधों की कोशिकाओं में मिलता है, तो कोशिका भित्ति भी नहीं होगा। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो कह रहा है कि केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो चालनी नलिका कोशिका है और जो आपका स्तनधारियों का लाल रक्त कोशिका है उसमें क्या होता है कि केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है, तो दोनों में क्या होती है, समानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्लों को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अब इसमें बताना है कि इसका रीज़न क्या है कि अम्लों को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि अम्ल जो है कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है कि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माशोषी है। और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है कि अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने की बात करें तो उसमें होता क्या है कि जो तनु बनाने के लिए उसको हम जल में मिलाने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक उष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत अपार मात्रा में उष्मा निकलता है। तो इसलिए करते क्या हैं कि उसमें पानी मिलाने की सलाह दी जाती है। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए उसमें पानी मिलाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्या होता है, वो उसमें अपार मात्रा में उष्मा निकलती है, तो इसलिए उसमें पानी मिलाने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके हैं, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो सीटेड होता है वो क्या करता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं आसानी से। अगर आप 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर सभी विषय के कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, आप बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, आपको अच्छा नंबर लेके आना है, इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करते रहिए और कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ थ्योरी वाले क्लास भी अटेंड करते रहिए, जिससे क्या हो कि आपका जो तैयारी हो वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा क्लास चलता है उसमें क्या होता है, थ्योरी वाला क्लास अलग से लेते हैं और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका क्लास अलग से लेते हैं, तो आप दोनों क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका एलईडी है, ऑप्शन नंबर 1 एलईडी बेहतर है क्योंकि CFL में क्या होता है, विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कह रहा है कि दोनों एक समान अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है कि जो CFL है वो बेहतर है क्योंकि एलईडी में क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है, कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम एलईडी की बात करें तो अगर एलईडी की फुल फॉर्म की बात करें तो जो एलईडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यानी एलईडी का मतलब क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और अगर हम CFL की फुल फॉर्म की बात करें तो जो CFL का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करें तो जो आपका ऑप्शन डी कह रहा है वो कह रहा है कि CFL बेहतर है क्योंकि एलईडी में क्या होता है, विषैले पदार्थ होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एलईडी क्या होता है, बेहतर होता है CFL से। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। तो कह रहा है कि दोनों में कोई भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं लेकिन एलईडी में विषैले पदार्थ नहीं होते हैं। फिर यहाँ देखिए, कह रहा है कि दोनों एक समान अच्छे हैं। तो दोनों क्या है, एक समान अच्छे नहीं हैं।
अब ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, ये बच गया तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो एलईडी है वो बेहतर है, क्योंकि CFL में क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो एलईडी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो होती है लगभग 50,000 घंटे होती है, यानी 50,000 घंटे होती है। लेकिन जो CFL होता है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ कितना होती है, 8,000 घंटा होता है। तो ये क्या होता है कि अगर हम इसकी आयु की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, आपका एलईडी बेहतर होता है। और जो आपकी एलईडी होती है वो होती क्या है, ये कम ऊर्जा की खपत करती है, लेकिन जो आपका CFL होता है वो क्या होता है, अधिक ऊर्जा की खपत करता है। तो इस मामले में भी क्या है, CFL क्या है, बेहतर है। फिर विषैले पदार्थ की बात करें तो जो आपका एलईडी है उसमें कोई विषैला पदार्थ नहीं होता है, लेकिन जो CFL होता है उसमें पारा जो होता है वो क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका एलईडी है वो क्या है, CFL से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। तो जो शिक्षक है वो कहती क्या है कि सेम के बीज को लीजिए और उसको भिगो लीजिए और उसको रुई में रख दीजिए, फिर उसमें परिवर्तन देखिए क्या होता है। और वो करना क्या चाहती है, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है ये विद्यार्थियों को दिखाना चाहती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है कि थोड़े बीज गीली रुई पर, ऑप्शन जो बी आपका कह रहा है बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो कह रहा है कि थोड़े बीज सूखी रुई पर, और फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है कि बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो इनमें से बताना है आपको कि वह कौन सी सलाह देना भूल गई। तो देखिए उसने क्या कह दिया कि उसने कहा है कि बीज को भिगो लीजिए और कहाँ रख दीजिए, रुई की परत पर रख दीजिए। फिर उसमें क्या देखिए, परिवर्तन देखिए। लेकिन ये बताइए हमको कि अगर बीज को भिगोकर हम खाली रुई पे रख देंगे तो क्या होगा कि उसमें अंकुरण आएगा, उसमें अंकुरण बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बीज के साथ साथ आपको रुई को भी भिगोना चाहिए। तो वो सलाह देना ये भूल गई कि थोड़े से बीज गीली रुई पर, यानी गीली रुई पर जब हम बीज को रख देंगे तो क्या होगा कि बीज में भी क्या अंकुरण आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को वो समझा सकती थी, लेकिन क्या किया उसने, क्या किया कि आपको बीजों को भिगो के रुई पर रखना है, ना कि गीली रुई पर रखना है। तो यही सलाह देना वो भूल गई, क्योंकि बीजों को गीली रुई पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो आपको बताना है कि आवश्यक बल क्या होगा। अब देखिए जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का जो आंसर है गलत मत दीजिएगा, थोड़ा समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया गया है, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करिएगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत मत दीजिएगा। तो यहाँ देखिए जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 250 न्यूटन का, यानी 250 न्यूटन का। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो कह रहा है कि 500 न्यूटन का। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है वो कह रहा है कि 0 न्यूटन का, यानी कोई बल नहीं लगेगा। और ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी 50 न्यूटन का। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन की ही बात कर लें तो क्वेश्चन कह रहा है कि चिकने घर्षण रहित, यानी जो आपका पिंड है वो क्या कर रहा है कि किसी चिकने घर्षण रहित तल पे क्या कर रहा है, वो एक समान वेग से, एक नियत वेग से, यहाँ कह रहा है कि नियत वेग से, यानी जो कितना है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, फिसल रहा है। तो कह रहा है कि उसी वेग से गतिमान रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी आपको। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि चिकने घर्षण रहित, यानी जिस पृष्ठ पे वो चल रहा है वहाँ पे क्या है, उस पृष्ठ पर कोई घर्षण नहीं है। और देखिए जो आपका पिंड का गति का विरोध करता है वो कौन करता है, घर्षण बल ही करता। तो जब घर्षण बल ही नहीं है तो पिंड की गति का विरोध करेगा ही नहीं, यानी जो पिंड होगा वो उसी स्पीड से क्या होगा, चलता रहेगा। जब घर्षण होता तो उसे रोक लेता, जब घर्षण है नहीं तो क्या होगा, पिंड उसी वेग से क्या होगा, गतिमान रहेगा। तो यहाँ पे कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसको उसी वेग से गतिमान रखने के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं, वो खुद अपने आप उसी वेग से क्या होगा, चलता रहेगा। क्योंकि पृष्ठ कैसा है, घर्षण रहित है। तो जब घर्षण रहित है तो उसी वेग से क्या रहेगा, वो चलता रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 0 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, यानी उस पर कोई बल लगाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस पे क्या है कि जो आपका न्यूटन का पहला नियम है वो भी फॉलो होता है। न्यूटन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगा, यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे देखिए जब घर्षण रहित आपका क्षैतिज तल है तो उस पर क्या होगा, जब कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा है तो क्या होगा, पिंड अपने नियत वेग से चलती रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी,
ये जो द्रव्यमान वगैरह दिए गए हैं, वेग वगैरह दिया गया है, ये सब आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे और आप आंसर को सही से पेपर में करके आएंगे। सोच समझ के ही क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो क्या कह रहा है कि पाचन का कार्य नहीं करता है। अब आपको पाचन तंत्र में उस भाग को चुनना है जो क्या कह रहा है कि पाचन का कार्य नहीं करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन जो तंत्र होता है वो आपका वो मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है आपका, वो एनस पे खत्म होता है। तो अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि मुख्य गुहा होता है। तो मुख्य गुहा जो आपका है, यानी बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं, तो यह मुख्य गुहा मान लीजिए हो गया। उसके बाद में क्या होता है, ग्रासिका होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अमाशय होता है। अमाशय के बाद में क्या होता है कि छोटी आंत होती है। तो अमाशय के बाद में छोटी आंत होती है, तो ये आपकी छोटी आंत मान लीजिए हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत ये आपकी हो गई, इधर से हो गई, ये बड़ी आंत हो गई आपकी। उसके बाद में फिर होता है रेक्टम, यानी मलाशय होता है। उसके बाद में क्या होता है, एनस होता है। तो ये आपका मान लीजिए क्या है, पाचन तंत्र है। तो अगर हम बात करें भोजन के पाचन की, तो जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है वो मुख्य गुहा में होता है, यानी बक्कल कैविटी में होता है। अमाशय में होता है, यानी स्टमक यानी पेट में होता है। और फिर कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो कौन कौन बचा, तो ये ग्रासिका में नहीं होता है, यानी हम बात करें ग्रासिका में नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करें तो बड़ी आंत में नहीं होता है। और कहाँ पे नहीं होता है, रेक्टम में नहीं होता है। तो इन 3 जगहों पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो देखते हैं कि कह रहा है कि भोजन का पाचन का कार्य कहाँ नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि जिन ऑप्शन में ये 3 चीज़ होंगे, यानी ग्रासिका होगी, बड़ी आंत होगी और आपका रेक्टम यानी मलाशय होगा, उन 3 जगहों पे क्या होगा, भोजन का पाचन नहीं होता है। तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो यहाँ ग्रासिका है, तो इसमें तो नहीं होता है भोजन का पाचन, तो सही है। लेकिन मुख्य गुहा में क्या होता है, होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा आपका। फिर ग्रासिका, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। मुख्य गुहिका, यहाँ पे मुख्य गुहिका में भोजन का पाचन होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ग्रासिका, बृहदांत और मलाशय, यानी ग्रासिका हो गई, बड़ी आंत हो गई और मलाशय, इन तीनों जगहों पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। अब वही चीज़ अभी हमने बताया कि जो आपका पाचन तंत्र था उसे क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो उसी के सही क्रम को हमें चुनना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका मुख्य गुहिका होता है, यानी मुख्य गुहा होता है। तो ये आपका हो गया, सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में क्या आता है, ग्रासिका आता है। तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, ग्रासिका हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे आएगा अमाशय आएगा। और नंबर 4 पे क्या आएगा, छोटी आंत आएगा। तो छोटी आंत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 4 पे हो जाएगा। और नंबर 5 पे क्या होगा, बड़ी आंत होगा। और उसके बाद में क्या होगा, बड़ी आंत नंबर 5 पे होगा। और उसके बाद नंबर जो 6 पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेक्टम, यानी मलाशय। तो मलाशय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 6 पे हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो क्रम है वो कहाँ मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मुख, ग्रासिका, अमाशय, बृहदांत और छोटी आंत। देखिए यहाँ तक तो आपका सही था, लेकिन जैसे ही बृहदांत पहले आ गया, यानी बड़ी आंत पहले आ गई, छोटी आंत को बाद में कर दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मुख, अमाशय, तो देखिए यहाँ ग्रासिका को छोड़ दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि मुख, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो ये क्या है आपका ऑप्शन, ये तो सीरियल में सही से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो कह रहा है कि मुख और फिर अमाशय, यहाँ देखिए फिर यहाँ पे ग्रासिका को छोड़ दिया, तो ये अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ क्वेश्चन में आपका पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसीलिए हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डिटेल में अच्छी तरह से तैयार भी हो जाए। और मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, क्योंकि जो सीटेट का नेचर होता है वो होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रिपीट करता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए, ये कह रहा है एक 5 ग्राम वाले पंखे, इसको पंखे कर लीजिएगा, और एक 10 ग्राम भार वाले कील
दोनों में क्या है, समान गतिज ऊर्जा है। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है आपका सही है। आप संवेग के बारे में आपको पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया, भार आपका दिया गया है। एक वस्तु का जो आपका भार है वो कितना है, 5 ग्राम है, और दूसरे कितना है आपका 10 ग्राम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संवेग के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारी वस्तुओं में संवेग अधिक होगा। बी ऑप्शन आपका है दोनों वस्तुओं में संवेग बराबर होगा। सी कह रहा है दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। और ऑप्शन जो आपका डी कह रहा है वो कह रहा है हल्की वस्तु में संवेग अधिक होगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन संवेग में और गतिज ऊर्जा में जो आपका क्वेश्चन था वो 2024 में भी पूछा गया था, यानी 21 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा पूछ लिया गया था कि संबंध को, गतिज ऊर्जा में और संवेग में संबंध क्या होता है इसको पूछा गया था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे गतिज ऊर्जा के और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। वहाँ से क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो के ई बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, वो हाफ mv² होता है। किसी गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, हाफ mv²। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की यानी संवेग की, तो ये होता है p इज इक्वल टू होता है mv, ये होता है। अब देखिए इनमें हमें संबंध को निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसमें, 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था वो पूछा गया था। तो अगर हम बात करें जो आपका k बराबर हाफ mv² है, इसमें हम क्या करेंगे, m से ऊपर और m से नीचे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के ई बराबर हो जाएगा हाफ mv² और बटे में कितना हो जाएगा m से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो m से हम गुणा भी कर देंगे। तो जब m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये m और ये m कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ m² b² और बटे में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ mb का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, m। अब जहाँ पे mb लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं p, क्योंकि ये p बराबर क्या होता है mb। तो ये क्या था आपका के ई था, यानी काइनेटिक एनर्जी था। तो अब इसको हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं आपको थोड़ा सा हम। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं कि के ई बराबर हो जाएगा ये आपका हाफ, और जहाँ पे आपका mv है वहाँ पे हम p लिख सकते हैं, तो p² बटे में क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ये रिलेशन आपका पूछा गया था 2024 वाले पेपर में कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और किस में पूछा गया था, आपके 2024 वाले पेपर में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये आया हुआ है k इक्वल हाफ p² m, यहाँ कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की जो गतिज ऊर्जा हो क्या है, समान है, यानी के ई क्या है, दोनों में समान है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम m को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी p इज इक्वल टू 2m_k। अब यहाँ देखिए p इक्वल टू अगर हम बात करें तो p इक्वल टू हो जाएगा √2m_k, यानी जो आपका संवेग है यानी p है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द्रव्यमान के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान के है तो हम कह सकते हैं कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो संवेग क्या होगा, घटेगा। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका संवेग भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कह रहा है कि भारी वस्तुओं में संवेग क्या होता है, अधिक होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारी वस्तु में संवेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हल्की वस्तु में संवेग क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों वस्तु में संवेग क्या होगा, बराबर होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हल्की वस्तु में संवेग कम होगा लेकिन भारी वस्तु में संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना बिल्कुल की जा सकती है, हमने तुलना करके आपको दिखाया ये चीज़। उसके बाद में कह रहा है कि हल्की वस्तु में संवेग क्या होगा, अधिक होगा, नहीं, हल्की वस्तु में संवेग क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 21 जनवरी वाले पेपर में भी आया था। और ये जो सेट करवा रहे हैं हम आपको, ये 2011 वाला सेट है। तो ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे थ्योरी वाले 10 और क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में 10 क्वेश्चन को हमने कवर किया था, तो दोनों वीडियो में मिला के 10-10 यानी 20 क्वेश्चन कवर हो गए थ्योरी वाले। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इसी 10 क्वेश्चन पे, पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे होगा। तो उस क्लास को भी आगे अटेंड करिए। इसके लिए चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो जो वीडियो आए तो तुरंत आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।